आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो जॉब करते हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए है। आज हम ITR 2 फाइल करेंगे। ITR 2 फाइल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है और कौन फाइल कर सकता है, कैसे फाइल करना है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ITR 2 फाइल करने के लिए पहले बेसिक फंडामेंटल हम जान लेते हैं कि उसमें ITR 2 फाइल कौन कर सकता है। ITR 1 जो सैलरीड पर्सन है वो फाइल कर सकता है। ITR 2 जो सैलरीड पर्सन है और साथ में लॉन्ग टर्म की इनकम है वो फाइल कर सकता है। और ITR 3 जो लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग भी करता है वो फाइल कर सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सैलरीड पर्सन है और साथ साथ में वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे जो गेन होता है या लॉस होता है उसको कैसे फाइल किया जाता है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब रहता है कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न गेन करना है। जैसे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, वैसे ही हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का रहता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसे कहेंगे जो 12 महीने से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मतलब 365 दिन से एक दिन भी ज़्यादा है, मतलब 366 दिन है तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट किया जाएगा। और 365 से कम है, मतलब एक साल से कम है, उसको शॉर्ट टर्म में काउंट किया जाएगा। एक दिन से ज़्यादा और एक साल से कम उसको शॉर्ट टर्म में काउंट किया जाएगा। जो भी सैलरीड पर्सन है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो वो एक्चुअली मोस्टली जो लोग रहते हैं वो ITR में रिफ्लेक्शन नहीं दिखाते हैं। ज़्यादातर लोग प्रॉफिट होता है तो ठीक है प्रॉफिट ले लेते हैं, और लॉस होता है तो वो किसी को बोलते भी नहीं है और दिखाते भी नहीं है। मेरा ये कहना है प्रॉफिट को तो आप दिखाना ही है, लेकिन लॉस है तो उसको दिखाना ही दिखाना है। लॉस को अगर ITR में दिखाया तो उसका बहुत सारे बेनिफिट है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ। ITR फाइल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए सबसे पहले लगेगा फॉर्म 16 आपको अपने एम्प्लॉयर के पास से मिलेगा। 16 में दो पार्ट रहते हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो इस तरह से ये फॉर्म 16 रहता है, ये पार्ट A है और ये है पार्ट B। पार्ट के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि कितना सैलरी है, क्या है, क्या क्या डिडक्शन काटे हैं, वो सब मिल जाता है। ये इस तरह से ट्रैक करके आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रहता है। ये फॉर्म ज़रूर रहता है। और इसके बाद में आपको इनकम टैक्स की साइट से दूसरा फॉर्म निकालना पड़ेगा 26 EAS का। वो भी फॉर्म इस तरह से रहता है, उसमें आपको कितना कितना TDS कटा है वो दिख जाता है। और फिर दूसरा रहता है AIS फॉर्म। AIS फॉर्म के अंदर आपकी बैंक में कितना इंटरेस्ट आया है, डिविडेंड कितना आया है और कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, वो सब का पूरा लिस्ट दिख जाता है। जैसे ये पहले है, ये हमारा डिविडेंड था वो दिखाई दे रहा है, ये हमारा SBI का इंटरेस्ट है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और ये अदर शेयर का ट्रांजेक्शन है वो सब दिखाया है। और ये जैसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इनकम टैक्स से रिफ़ंड मिला था उसका भी दिया हुआ है। मतलब इसके अंदर आपको पूरा अदर इनकम जो भी आएगा वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये देखकर ही आपको भरना है। तो ये फॉर्म है। और जब कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो आपके ब्रोकर के पास से ये रिपोर्ट लेना है। पहला रिपोर्ट तो हम लेंगे ये टर्नओवर एक्सपेंस का, मतलब आपका कितना खर्चा हुआ है। इसके अंदर ये दिखेगा, ये देखिए हम 23 ईयर का निकाल रहे हैं, देखिए इसके अंदर ये है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। और ये इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो STT चार्जेस रहता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसको छोड़ के भी जितना अमाउंट होता है, अभी हमारे यहाँ 4.12 और 5 मतलब अप्रोक्सीमेट 5 रुपये है, 5 रुपये हमारा चार्जेस है। और उसके बाद है टैक्स PNL। ये पूरा लेखा जोखा रहता है कि आपने पूरे साल में कितना काम किया है, ये आपको दिखा देगा। यहाँ से आपको सबमिट करके इसको डाउनलोड कर लेना। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसके बाद ये ऐसा पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। इसको हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। इसको CVS में एक्सपोर्ट कर लोगे तो एक्सेल शीट मिल जाएगी। एक्सेल शीट में कैलकुलेशन हो जाएगा। ये इस तरह से एक्सेल शीट मिल जाएगी। इसमें ये फर्स्ट लाइन में आपको ये लॉन्ग टर्म दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म पूरा है तो सही है। फिर इसमें हमको बाय वैल्यू और सेल वैल्यू लेना है। तो हम यहाँ पर नए कॉलम में कर लेते हैं बाय वैल्यू। तो टोटल शेयर का जो बाय क्वांटिटी है इंटू बाय रेट, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय वैल्यू आ जाएगी। और उसी तरह से सेल वैल्यू भी निकाल लेंगे। सेल वैल्यू भी इस तरह से निकाल लेना, ये सेल क्वांटिटी इंटू सेल रेट, ये इस तरह से निकाल के बाय वैल्यू और सेल वैल्यू मिल जाएगी। इसको टोटल ड्रैग करके नीचे कर लेंगे तो ये टोटल पूरे साल का जितना भी होगा वो उस हिसाब से आ जाएगा। फिर इसको हम ना ऑटो सम कर लेंगे।
तो हमको ये टोटल पूरे साल का जो बाय वैल्यू है वो मिल जाएगा, और इसी तरह से सेल का भी कर लेंगे तो सेल का भी सेल वैल्यू मिल जाएगा। अभी हम सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमको उसका टोटल प्रॉफिट लॉस जो भी है वो मिल जाएगा। हमने इसको बड़ा कर लिया जो आपको दिखाई दे। अभी ये इसको हम सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये 16,203 का प्रॉफिट है, और हमारा 5 रुपये का चार्जेस था, तो मतलब वो 5 रुपये माइनस कर देंगे। यहाँ हमने क्रॉस वेरीफाई के लिए जो एक्सेल शीट में दिया था वो दोनों मिला लिया है, वो दोनों सेम है, तो हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है। तो अभी ये 3 मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो 3 फिगर है ये 3 फिगर का ही हमको ज़रूरत पड़ेगा, तो ये 3 फिगर को हमको देख लेना है। अभी हम इनकम टैक्स इंडिया की साइट पर जाएंगे और फिर यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालकर कंटिन्यू करके इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर टिक मार्क सिलेक्ट करके आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड करके उसको रीसेट करके फिर से लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कर लेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर ऐसे नया पेज मिलता है। हमें यहाँ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करते ही यहाँ पर हमको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। जैसे फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अपनों को असेसमेंट ईयर बताएगा, वो 24-25 है, ये अपना से क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद हमको ऑनलाइन पर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू करना है। हमने पहले फाइल किया है और थोड़ा बाकी रह गया है तो रिज्यूम फाइलिंग करना है, या तो फिर नया फ्रेश बनाए तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। हम यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। उसके बाद ये इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल के बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर ये ITR का फॉर्म सिलेक्ट करिए। हम ITR 2 भर रहे हैं तो ITR 2 सिलेक्ट करेंगे और प्रोसेस ITR 2 करेंगे। उसके बाद में हम ये लेट गेट स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के अंदर है ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। ये फर्स्ट वाले को टिक मार्क करके फिर कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। अब ये हमें कौन सा शेड्यूल सिलेक्ट करना है उस पर टिक करना है। जैसे जनरल के अंदर तो वो तो डिफ़ॉल्ट है, वो करना ही है। इनकम के अंदर हम सैलरीड इनकम है तो सैलरी टिक करना है। उसके बाद हम कैपिटल गेन का डिस्प्ले करेंगे तो कैपिटल गेन सिलेक्ट करना है। कैपिटल गेन के साथ साथ ये 1112 भी सिलेक्ट करना रहता है। और अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है तो ये VDA को भी सिलेक्ट करना है। हमने नहीं किया है तो वो नहीं सिलेक्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर ये शेड्यूल अदर सोर्स को सिलेक्ट रखना है। उसके अंदर हम बैंक का इंटरेस्ट FD वगैरह डालेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये और जो सिलेक्शन रहता है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, बाकी और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। फिर कंटिन्यू करके आगे चढ़ेंगे। फिर ये डिडक्शन के अंदर हम न्यू रिजीम में गए हैं, इसके लिए ऑटोमेटिकली ये एक ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर ओल्ड में होते तो ATC वगैरह आता। ये टैक्स के अंदर ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है, उसमें हमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है और ये सिलेक्टेड रहने देना है और आगे बढ़ना है। अदर में भी सेम वैसा है। ये करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट, ये सब सिलेक्ट रहने देना है और फिर आगे बढ़ना है। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसी हिसाब से करेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। फिर ये हम ये स्किप क्वेश्चन करेंगे। फिर ये देखो हमारे पास अभी इससे भी शेड्यूल जो सिलेक्टेड थे वो आ गए हैं। अभी उसको बारी बारी हम फिल कर लेंगे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर टिक करके हमको अपनी पुराने के हिसाब से मैच करके, या तो नया है तो नया फिल करके अपने हिसाब से क्लियर कर लेना है। इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम नया ITR फाइल कर रहे हैं इसलिए 139A रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम नए शेड्यूल में जा रहे हैं तो नो है। अगर पुराने में जाना है तो यस करना है, लेकिन हम नए में ही जा रहे हैं इसलिए हम नो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है आपको पुराने में जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद में आता है ये रेसिडेंशियल, तो हम इंडियन हैं, रेसिडेंट है तो ये करेंगे और फिर ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये सब जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें सब में नो नो कर देना है। ये डीप में दिखाता नहीं हूँ लेकिन आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ों में नो कर देना। ये मोस्टली नॉर्मली सबका रहता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर ये बैंक डिटेल कंफर्म करना है, तभी आपके में वो रिटर्न आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर वो दिक्कत हो जाता है, फिर हम सोचते रहते हैं क्यों नहीं आ रहा रिटर्न, ठीक है। फिर ये इतना सिलेक्ट करने के बाद ये नॉर्मल चीज़ है, इसके सिलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पार्ट, देखो जनरल वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मेन पार्ट आ गया सैलरीड पर्सन है उसके लिए आ गया। ये सैलरीड पर्सन के अंदर ये देखो, इसके अंदर आपका 16 जनरेट हुआ है तो यहाँ पर नाम लिखकर सब कुछ आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये पूरा डिटेल भर देना है, ये अपने हिसाब से आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आगे बढ़ना है। अभी सैलरी को कैसे दिखाना है ये हम दिखाते हैं। पहले आपको 16 का फॉर्म ले लेना है, फिर उसी हिसाब से बनना है। ये देखो ये फर्स्ट है, इसके अंदर आपको यहाँ से आप क्लिक करेंगे तब भी आपको दिख जाएगा कि ये कहाँ से आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको फर्स्ट में आपको बेसिक सैलरी डालना है। ये आपको 16 के फॉर्म के हिसाब में देखकर ही डालना है। 16 का फॉर्म में जो लिखा है वही डालना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है 17B 17(2),
ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे। उसके नीचे वाला रहता है, यहाँ पर आपको अगर HR वगैरह दिया है तो उसको अलग से स्पेसिफाइड करना है। अगर वो नहीं दिया है तो आप बाकी सभी जो है डिडक्शन, बाकी सबको आप एकोमोडेशन में डाल सकते हैं। सॉरी, मैं डिडक्शन भूल गया। बाकी सबको आप एकोमोडेशन में डाल के ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका HR है तो ही आपको अलग करना है, नहीं तो फिर ये एकोमोडेशन में डाल के फिर ये सब फिल करके ख़त्म कर देना है। बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी नेक्स्ट ये 17(3) के अंदर ये यहाँ पर 0 सिलेक्ट कर लेंगे तो ये फिल हो जाएगा। ये अगर 0 सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे ये एरर दिखाएगा। इसके लिए यहाँ पर 0 सिलेक्ट करना है और इसको ख़त्म करना है। ठीक है, ये हमारा सैलरी वाला पोर्शन हो गया। ये वाला अमाउंट 16 ऐसे ही मैच कर लेना है, सही है या नहीं है। ठीक है, ये होता है फिर हमारा ये सैलरी वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फिर ये ऑटो कैलकुलेट करके ऐसे दिखा देगा डिस्प्ले के अंदर। ये देखिए आपका बेसिक सैलरी हो गया और बाकी एकोमोडेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये टोटल ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। ठीक है, ये मैच कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम जाएंगे, ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक दिया है हम, क्योंकि हम न्यू रिज्यूम में इसलिए सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और NPS का मिलता है। अभी हम नेक्स्ट और इस वीडियो का इंपॉर्टेंट शेड्यूल में आ रहा है, ये है कैपिटल गेन शेड्यूल। ठीक है, इसके अंदर कैपिटल गेन के लिए अब ये पॉपअप आ जाएगा, उसको ओके कर देना है। फिर ये देखिए, ये है शॉर्ट टर्म के लिए और ये है लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा शॉर्ट टर्म नहीं है, फिर भी आपको दिखाने के लिए हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करना है। अभी ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हमने आपको जो 3 फिगर बताया था एक्सेल शीट के अंदर, वो याद रखना है बस, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अभी हम इस शॉर्ट टर्म ले रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए सेक्शन AAA सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे इसीलिए इस तरह से ये विंडो खुल जाएगा। उसके अंदर फर्स्ट है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेना है, यहाँ पर हमको ये सेल अमाउंट डालना है। ये आपका जो सेल अमाउंट पूरा रहेगा उसको यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा बैलेंस में। ठीक है, इसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर सिंपल है, इसके अंदर आपने जितने में स्टॉक्स बाय किया है वो डालना है। ठीक है, मतलब बाय अमाउंट डालना है टोटली। ठीक है, हमने ये डाल दिया है तो ये देखिए ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी काउंट करके आ गया है। यहाँ पर 16,204 का प्रॉफिट भी आ गया है। अभी मान लो कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो गया, तब क्या करेंगे। तो लॉस के लिए भी यहाँ पर जैसे हमने ये सेल अमाउंट डाला है तो सेल अमाउंट कम हो जाएगा बाय वैल्यू से, तो यहाँ पर हम आपको कम करके दिखा देते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने ये 25,000 का हमारा सेल अमाउंट है और बाय अमाउंट 35,705 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये लॉस आ गया है। तो इसी तरह भरना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये माइनस आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से ऐड कर लेना है तो ये आपका सेल वाला हो जाएगा। हमारा तो शॉर्ट टर्म का है नहीं, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी हम ये लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं। अभी हमारा लॉन्ग टर्म का ही पूरा था तो हम लॉन्ग टर्म आपको दिखा देते हैं कैसे करना है, क्या नहीं रहता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए 112A सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर ये ऐड डिटेल में जाएंगे। ऐड डिटेल सिलेक्ट करते ही आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा। ये शेड्यूल है 112A। इसके अंदर ये एक अपलोड CVS करके दिया है, जिसके अंदर आप CVS फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए टेम्पलेट भी दिया है, वो डाउनलोड करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं ऐड डिटेल। यहाँ पर 2 प्रोविज़न है, एक आपने 2018 से पहले लिया है तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ISN कोड ये सब वगैरह। ये थोड़ा हैक्टिक प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा ये है नहीं। ये 2018 के बाद जो है 31 जनवरी 2018 के बाद है, तो एकदम सिंपल प्रोसेस है और मोस्टली अभी 2018 के बाद का ही होगा लोगों का। तो इसका प्रोसेस एकदम सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने जो P&L से 3 अमाउंट निकाला था वो 3 अमाउंट ही यहाँ पर डालना है, जैसे हमने शॉर्ट टर्म में डाला था। ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब है बाय अमाउंट, और उसके बाद में आ रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब है सेल अमाउंट। यहाँ इस ब्लॉक में आपको सेल अमाउंट डालना है। और ये जो बाकी बचा है यहाँ पर आपको जो कितना ट्रांजेक्शन टैक्स लगा था, मतलब STT को छोड़ के जितना भी लगा, हमारा 5 रुपये था तो हमने यहाँ पर डाल दिया है और उसको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद ये ऐसा विंडो खुल जाएगा, इसमें आपको चेक कर लेना है। जैसे आप चेक कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये अमाउंट आ गया 16,198। तो ये वो 5 रुपये काट कर आ गया, इसको फिर आपको कंफर्म कर लेना। तो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। आगे के शेड्यूल भी हम आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल आता है सैलरी फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर हम बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड सब दिखा देंगे। जैसे ये अभी खोल दिया, ये फर्स्ट में बैंक का डिविडेंड था वो आ गया है। उसके बाद ये हमारा बैंक का इंटरेस्ट जो रहता है वो सब आ गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम ये ऑटो फिल आ जाता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमें चेक कर लेना है। ये AIS फॉर्म जो रहता है उसके हिसाब से चेक करके इसको कंफर्म कर लेना है। इसमें कुछ चेंज है तो आप चेंज कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आता है, 1 मिनट बता देते हैं। हाँ, इसके बाद है करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। मतलब इस साल में जो भी लॉस हुआ होगा उसको एडजस्ट करने के लिए आएगा ये फॉर्म। हमारा इस साल में कोई लॉस है नहीं, अगर लॉस होता तो इसको
अल्टरनेटली वो एडजस्ट कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली करता है, इसलिए हमारे में कुछ है नहीं। तो ये नॉर्मली ये जो प्रॉफिट है तो वो दिखा रहा है, अगर लॉस होता तो ये लॉस भी इस कॉलम में दिखा देता। और ये देखिए अदर इनकम भी दिखा दे रहा है, तो ये सब चेक करके इसको कंफर्म कर लेना है। अगर लॉस है तो ही इसमें प्रॉब्लम, तो ही इसमें करना है, नहीं तो फिर इसको सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद में आ रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। ये शेड्यूल इसके लिए रहता है, अगर पुराने साल में कोई लॉसेस है तो उसको इस साल में एडजस्ट करना रहता है, तो इसके लिए ये फॉर्मेट रहता है। तो इसके अंदर ये शेड्यूल इसी के लिए रहता है कि मतलब पुराने साल का कोई भी लॉसेस है तो, लेकिन हमारा पुराने साल का कोई लॉसेस है नहीं, तो उसको कंपनसेट करने का कोई मैटर नहीं है, तो हम इसमें कंप्यूट सेटअप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकल कर लेता है। ये सिस्टम पुराना सही रहता है, लेकिन इसके लिए आपने पुराने साल में लॉसेस को दिखाया होना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन लॉस को तो कंपलसरी ही दिखाना है, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आता है ये फॉर्म, इसके अंदर आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा कि लॉसेस कैसे एडजस्ट होता है, कौन से साल का कैसे है। तो इस तरह से हमारा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको सेटअप कर देते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ तक फॉर्मेट कंप्लीट हो चुके हैं, सभी शेड्यूल मोस्टली हमने भर लिया है, लेकिन अभी ये जो कैपिटल गेन वाला शेड्यूल था उसका भी थोड़ा पोर्शन बाकी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से एक बार ये 112A में जाना है, और जैसे ही अंदर जाओगे तो फिर से वो प्रोसेस वही रहता है कि इन जाने के लिए, तो ये ओके करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये जो फिर से आ जाएगा, फिर इसके अंदर ये नीचे आना है, नीचे आकर ये जो एफ सेक्शन है इसके अंदर कौन से क्वार्टर में आपका टैक्स डिडक्शन हुआ है वो डालना है। अगर इसके जमेले में नहीं पड़ना तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वार्टर में ले लेगा। इससे क्या थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि फर्स्ट में डालिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर वो नोटिस आ जाता है, फिर वो दिक्कत रहता है। इसलिए अगर फर्स्ट में डाल दिया तो थोड़ा टैक्स डिडक्शन ज़्यादा रहेगा, सरकार को थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा, तो वो वही रहने दीजिए और उस हिसाब से कंफर्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट में बाकी जो शेड्यूल रहते हैं उसमें नॉर्मली कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी रहती है, उसमें ओके करके जाने देना रहता है। हम आपको दिखा देते हैं स्पेशल इनकम शेड्यूल। अगर स्पेशल इनकम कुछ है तो ठीक है, नहीं तो उसको फटाफट करके ओके करके फिनिश करना है। ये लंबा शेड्यूल रहता है, इसलिए इसको पूरा चेक करना है और फिर नीचे जाना है या फिर इसको इसे कंफर्म कर लेना है। देखिए हमारा कुछ था नहीं, इसलिए हमने इसको कंफर्म कर दिया। अगर आपका कुछ है स्पेशल इनकम तो उसमें डालना है, नहीं तो फिर उसको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट में आएगा शेड्यूल VIA, जो डिडक्शन का शेड्यूल है। ये मोस्टली बेनिफिट है ओल्ड रिजीम के लिए, लेकिन हमने यहाँ ओल्ड रिजीम को नहीं लिया है, न्यू रिजीम को सिलेक्ट किया है। ओल्ड रिजीम में ATC, बैंक इंटरेस्ट, वो सब का थोड़ा बेनिफिट मिलता है, हमने यहाँ पर न्यू रिजीम लिया है। न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वही मिलता है। उसको आप यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो। ये 16A में मिल जाएगा। अगर आप पुराने में जाते हैं तो पुराने में ATC और बैंक इंटरेस्ट उसका कुछ लिमिट रहती है, वो लिमिट के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर न्यू रिजीम सिलेक्ट किया है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ 2 ही बेनिफिट मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक NPS का जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है वो। तो यहाँ पर ये आ गया है, वो ऑटोफिल ही रहता है, अगर कुछ चेंज है तो ही करना है। इसके बाद इसको कंफर्म कर लेना है। बाकी बचे शेड्यूल में हमें कुछ करना रहता है, ये सिर्फ क्रॉस वेरीफाई के लिए रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो IT सेक्शन है इसकी तरफ पूरा जो डिटेल डला है वो दिखेगा, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, उसको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ये टैक्स वाला आएगा, यहाँ पर कंपनी ने जो टैक्स काटा है वो दिखाई देगा। अगर हमें कुछ डालना है तो यहाँ पर डालना है और फिर इसको वेरीफाई कर लेना है और इसे कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट पर कितना सेस लगता है, कितना सरचार्ज लगता है, वो सब दिखा देगा। और आपका अगर इनकम टैक्स रिफंड बनता है या आपको पे करना बनता है, वो सब इस सेक्शन में दिखा देगा। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ टैक्स रिलीफ 0 है और नेट टैक्सेबल अमाउंट इतनी है। यहाँ पर हमें 2360 रुपये का टैक्स पे करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट यही करूँगा कि पहले ये 2360 बाकी है उसको पे कर देना है। पे करने से आपका जो नंबर आ जाएगा वो नंबर लेकर हमको TDS वाले अकाउंट में शो कर देना है, उसके बाद ही रिटर्न को फाइल करना है। तो हम ये पहले पे कर लेते हैं, फिर बाद में रिटर्न को फाइल करते हैं। पे करने के बाद फाइनल सबमिशन में इस तरह से पेज आ जाएगा। इसमें यहाँ हमारा नाम चेक कर लेना है, फिर यहाँ पर ये जो टिक कर लेना है, नाम के यहाँ पर टिक कर लेना है। फिर हमारा जो भी प्लेस हो वो प्लेस का डाल देना है। जैसे कि मैं अब यहाँ पर मैं अहमदाबाद है तो अहमदाबाद डाल दूँगा, ठीक है। अहमदाबाद डाल के फिर इसको कंफर्म कर देना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्म भर चुका है, अभी इसको एक बार रिव्यू कर लेना है। ये इसमें पूरा डिटेल आ जाएगा, इसको सही से एकदम थोड़ा टाइम देके इसको पूरा रिव्यू कर लेना है, इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा ऐसे एक चीज़ देख लेना है और ये पूरा देखने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है।
जैसे हम प्रोसेस टू वैलिडेशन करेंगे तो ये सेक्शन आ जाएगा। फिर प्रोसेस टू वेरिफिकेशन आधार कार्ड से वेरिफिकेशन हो जाता है। ये 30 दिन के अंदर करना रहता है फॉर्म सबमिट करने के बाद, ठीक है। तो इसको भी मैं तो कहता हूँ उसी टाइम कर लीजिए तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और सैलरीड पर्सन है वो ये ITR देख कर अपना रिटर्न खुद ही फाइल कर सकता है, इसमें कोई सी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कुछ भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।